दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गणेश राय वर्ल्ड पर। और हम जैसे कि यहाँ पर कैप्सूल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स के अभी तक अपने जो 3 चैप्टर हैं लास्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम ये लाने वाले हैं वन शॉट चैप्टर नंबर 4 खत्म है ना। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर 4 जो है वो पूरा समाप्त होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, गौर से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने खत्म करते हैं पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, तो चैप्टर 4 नाम है चुंबक एवं चुंबकत्व। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, सरल सा टॉपिक है ना, जो कि जो विद्युत धारा वाला टॉपिक है उससे सेम कनेक्टेड है। वो पढ़ लिया, उसका कॉपी पेस्ट ज्यादा कुछ इसमें है जो भी है तो अपन उसमें चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबक होती क्या है। मैग्नेट, चुंबक या फिर मैग्नेट होती क्या है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे ना, जैसे लोहा वगैरह को अपनी तरफ यदि कोई पदार्थ आकर्षित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। और उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, उसके इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। अब यदि हम चुंबक को देखें तो चुंबक के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं जिनमें हमें जिसे सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है दंड चुंबक या फिर बार मैग्नेट। यदि हम चुंबक की बात करें तो इसके 2 सिरे होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं ना। एक होता है कौन सा, नॉर्थ पोल। 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक होता है दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, और एक होता है कौन सा, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और एक कौन सा होता है, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अब इनको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नाम क्यों दिया गया, तो यदि आप एक मैग्नेट को लेते हो और यदि आपने मैग्नेट को पकड़ा, धागे से ऐसा बांधा और उसे छोड़ दिया, तो उसका एक जो सिरा है वह रुकेगा उत्तर की ओर और दूसरा जो सिरा है वह रुकेगा दक्षिण की ओर। इसीलिए इसकी एक कहते हैं उत्तर। ऐसा क्यों होता है, तो वो एक अपना अर्थ मैग्नेट टॉपिक था इस चैप्टर में, वो डिलीटेड है, तो अब यह आपके लिए कहानी ही है। तो अब आप इसको समझ लो कि हाँ भाई एक उत्तर ध्रुव में रुकता है और एक दक्षिण ध्रुव में रुकता है। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम देखें तो कुछ चुंबक के प्रकार भी होते हैं, जिनमें से एक को यदि हम देखें तो वो होती है कौन सी, कृत्रिम चुंबक। कौन सी, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित, कृत्रिम चुंबक या फिर मानव निर्मित चुंबक। तो ऐसी चुंबक जो हम बनाते हैं, है ना, जिसे हम बनाते हैं किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण लाके, वो भी हम अभी देखेंगे। किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण लाके यदि हम बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक या फिर मानव निर्मित चुंबक। और दूसरी कौन सी होती है, प्राकृतिक चुंबक। कौन सी, प्राकृतिक चुंबक। तो ऐसी चुंबक जो है प्रकृति से प्राप्त होती है, खदानों से प्राप्त होती है, पत्थर जो होते हैं उनसे प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। ठीक है ना। अब यदि हम और आगे जाएं और देखें कि कुछ और चुंबकों के प्रकार, तो एक हमारा चुंबक का प्रकार है स्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन सी होती है, जो स्थायी चुंबक होती हैं और में हमेशा जो है चुंबकीय गुण, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसी चुंबक जिसमें हमेशा चुंबकीय गुण विद्यमान रहे उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक। और दूसरी चुंबक कौन सी होती है, दूसरी होती है अस्थायी चुंबक। दूसरी कौन सी होती है, अस्थायी चुंबक। और हमेशा जो अस्थायी चुंबक होती है ये जो होंगी ये कृत्रिम चुंबक होंगी। अस्थायी चुंबक कैसी चुंबक होंगी, कृत्रिम। अस्थायी चुंबक वो चुंबक होती हैं जो यदि हम जिनमें करंट पास कराएं तो वो उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाए, उसमें चुंबकत्व आ जाए। हम करंट हमने सप्लाई करना छोड़ा तो अपना चुंबकत्व त्याग दें। अच्छा, ये जो होती हैं ये ज्यादा ताकतवर होती हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं स्थायी चुंबक की तुलना में। ये यूजफुल भी हमें ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो यार्ड वगैरह होती है, कंटेनर हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाया, करंट फ्लो किया, वो चुंबक बन गई, कंटेनर को उठाया, दूसरी जगह रखा, करंट फ्लो किया, वो चुंबक बंद हो गई और हमने उसको अलग कर लिया, कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। समझ में आया। तो ये किसका यूज होता है, ये अस्थायी चुंबक का होता है। ये ज्यादातर कृत्रिम होती है, इन्हें हम ज्यादातर मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। अब यदि हम इसी में चुंबक में ही बात करें, दंड चुंबक की पढ़ाई ही हमारे लिए सबसे ज्यादा है। ठीक, यदि हम बात करें कि चुंबकीय अक्ष, ये चुंबक से संबंधित कुछ शब्द हैं जो हमें इस चैप्टर में उपयोगी होंगे, जिनमें ये कौन सा है, चुंबकीय अक्ष। तो ऐसा कोई अक्ष है जो दोनों ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई।
तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है? तो ये है चुंबक की कुल लंबाई। यदि ये माने हम यहाँ से बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई क्या कहलाती है? चुंबक की कुल लंबाई कहलाती है। और एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक की लंबाई ये क्या कहलाती है? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और चुंबक की प्रभावी लंबाई कुल लंबाई की 5/6 होती है। मतलब यदि आपकी एक दंड चुंबक जो है वो 6 सेंटीमीटर की है तो उसकी प्रभावी लंबाई मतलब उसके ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। ये तो थी अपनी कुछ चुंबक से संबंधित अपनी छोटी छोटी परिभाषाएं जो कि आपको 1 या 2 नंबर में आ सकती है। अच्छा, एक और इन्हीं में परिभाषा है और वो है चुंबकीय प्रेरण। कौन सी परिभाषा है? वो है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है? ये अपन सबने किया भी होगा। नाम नहीं पता था इसका कि ये चुंबकीय प्रेरण सबने किया होगा। यदि आप एक चुंबक लो और चुंबक के नीचे आप एक सिक्का चिपकाओ तो आप देखोगे उसके नीचे दूसरा सिक्का चिपकाओगे, तीसरे, वो जो सिक्के जो हैं वो चिपकते जाते हैं एक दूसरे में। क्या उन सिक्कों में चुंबकत्व पहले से था? नहीं था। तो हमने यदि उस सिक्के को उस चुंबक में चिपकाया तो उस सिक्के में भी क्या आ गया? चुंबकत्व आ गया। समझ में आया? तो यदि चुंबक से यदि हम किसी पदार्थ को चिपकाते हैं तो उसमें भी कुछ चुंबक के गुण आ जाते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? अपन ने डेस्क वगैरह पे चुंबक रखी, नीचे भी कुछ रखा, नीचे से उसको ऐसे ऐसे सफल किया तो ऊपर वाली चुंबक भी हिलती है, लेकिन बीच में तो मेटल है, उसमें भी चुंबकत्व आ गया ना, वो भी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है ना। ये सबने किया होगा, किया है नहीं किया है? बस नाम पता नहीं था सर कि उसका चुंबकीय प्रेरण नाम है, तो हमने नाम भी बता दिया। ये भी आपको 1 या 2 नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है। अब यदि हम देखें कूलाम करी, जी हाँ, तो यहाँ भी चुंबकत्व में भी अपना कूलाम का नियम है। ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही नियम है जैसा कि हमने वहां विद्युत धारा में कूलाम के नियम को पढ़ा था। ठीक है। तो क्या कहता है चुंबकत्व का कूलाम का नियम? बिल्कुल उसी के जैसा है। यदि हम देखें कि कूलाम का नियम है ना, कूलाम का नियम, अब चुंबकत्व में कूलाम का नियम क्या कहता है? मान के चलो मेरे पास यह 2 चुंबक हैं, यह 2 चुंबक हैं, ठीक है ना। अब यदि मैंने इन 2 चुंबकों को लिया, ठीक, और इसका मैंने ध्रुव प्राबल्य ले लिया QM1। इसका ध्रुव प्राबल्य क्या कहलाता है? इसके ध्रुव जो होते हैं उनकी क्षमता कि वो कितना मैग्नेटिक है, समझ रहे हो ना, वो दूसरे पदार्थ को कितना मैग्नेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्य। ठीक, नॉर्मल जाना डेफिनेशन पर ना। एक को हमने मान लिया QM1, दूसरे को हमने क्या मान लिया? QM2, और इनके बीच की दूरी हमने, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, या एक दूसरी चुंबक है ना, एक दूसरी चुंबक ले लें यहाँ पर, और इसका ध्रुव ये है, ये दूसरी चुंबक है और इसका ये ध्रुव है, इसकी दूरी ये मान लिया मैंने QM2, और इनके बीच की दूरी क्या ले ली मैंने? R। तो अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि इनके मध्य लगने वाला, 2 चुंबकों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल क्या होता है? उनके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के समानुपाती, मतलब QM1 into QM2। याद आ रहा है? वही नियम है पूरा। क्लियर है ना। तो इन 2 चुंबकों के मध्य में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल इन ध्रुव प्राबल्यों की गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है हमारा कूलाम का नियम। समीकरण 1, समीकरण 2। अब यदि हम देखें समीकरण 1 व 2 से, यदि हम देखें समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती हो जाएगा QM1 QM2 अपॉन में R² के। अब यदि हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें लेना पड़ता है ये नियतांक, और यहाँ हम नियतांक क्या लेंगे? μ0। क्या लेंगे? μ0। तो F हो जाएगा μ0 QM1 QM2 अपॉन में R²। तो कितनी फोर्स लगेगी? इतनी फोर्स लगेगी भैया। यदि 2 चुंबक हैं उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? QM1 M2 अपॉन R²। अब यदि Q0 की बात कर लें भैया, तो Q0 की वैल्यू होती है, यहाँ पर ये K लेते हैं, है ना, यहाँ हमने क्या लिया? K।
के क्या है यहाँ पर नियतांक, के क्या है यहाँ पर नियतांक, नियतांक। इस के की वैल्यू क्या होती है, तो इस के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जो हमने के लिया कांस्टेंट नियतांक, और यहाँ पर थोड़ा सा फंबल हो गया था, के की जो के लिया हमने उसकी वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यदि हम इस म्यू नॉट की वैल्यू की बात करें तो इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। 4 पाई इंटू, ठीक है ना, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये म्यू नॉट की क्या है, ये म्यू नॉट की लिखाई है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो यदि यहां पर हम देखें कि के की वैल्यू क्या है, तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू में 10 टू द पावर -7 अपॉन में 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई गया, ये आ गया टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो यहां से इस के की वैल्यू क्या आ जाती है 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, इस के की। और ये हमारा पूरा क्या हो गया, तो ये पूरा हमारा हो गया कूलॉम का नियम। उम्मीद है आपको ये कूलॉम का नियम जरूर समझ में आया। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलो ये एक कोई चुंबक है और यहाँ पर एक कोई ध्रुव रखा हुआ है। अब क्योंकि हम उसे कौन सा ध्रुव मानते हैं, हम उसे उत्तरी ध्रुव मानते हैं। तो यदि ये एक चुंबक है, ये चुंबक इस जो ध्रुव है यह एक चुंबक की किसमें रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ है। तो इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा, समझ रहे हो ना, इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर जो यह जो फोर्स फील करेगा, यह जिस बल का अनुभव करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे बी से डिनोट करते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू हो गया कि एक कोई जो ध्रुव है, एक कोई ध्रुव है, वो जितने बल का क्या करे, अनुभव करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F/Q। यदि यहाँ अभी हम देखें तो हमारे लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, हमारे लिए आया था K QM नॉट अपॉन में R स्क्वायर। और साथ में यहाँ क्या है, यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है जिसका चार्ज हम मान लेते हैं QM नॉट। तो QM नॉट से यहाँ Q नॉट M कैंसिल हो गए, तो B इक्वल टू आ गया K QM अपॉन में R स्क्वायर, या फिर आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। साथ में एक चीज लिखना बिल्कुल ना भूलें, और वो क्या है, टेस्ला, है ना। हमेशा हर एक डेरिवेशन के लास्ट में उसकी ऐसा यूनिट जरूर रखें। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है ना, क्या चुंबकीय आघूर्ण कहलाता क्या है। ठीक, तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव तो आप समझ गए होंगे, एक कोई भी चुंबक है, वो किन्हीं दो समान ध्रुव और उनके बीच की दूरी लंबाई, मतलब उनके दो समान ध्रुव हैं, दो समान ध्रुव यदि एक दूसरे से एक छोटी दूरी पर स्थित है तो हम उसे चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको सबसे पहले हम M से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, मान के चलो ये एक चुंबक है, इसका ध्रुव प्राबल्य है QM नॉट और इसका हो गया QM। तो ये इसका चुंबकीय द्विध्रुव क्या हुआ, और इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, इनके बीच की दूरी मान ली हमने 2a। मान के चलो ये हमारा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, और इस पर चार्ज कौन सा है, QM नॉट। सो यह ध्रुव कौन सा है, QM नॉट, और यह ध्रुव कौन सा है, QM, जो एक दूसरे पर किस दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो होगा, उनमें से एक कोई भी ध्रुव प्राबल्य, एक कोई भी ध्रुव प्राबल्य मतलब QM गुणित गए उनके बीच की दूरी मतलब 2a। तो M इज इक्वल टू क्या आ गया, 2QMA। तो यह क्या होता है, यह होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q
2qm इंटू में a, ठीक है ना। दोनों ध्रुव प्राबल्य में से एक कोई भी ध्रुव प्राबल्य, ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी जो हम क्या लेते हैं 2a लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो मान के चलो यह कोई मैग्नेट है, अभी हम समझ लेते हैं ऐसे। मान के चलो यह कोई मैग्नेट है, तो इससे निकलने वाली रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होता है वहां तक वो रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। जहां तक इसका प्रभाव होता है वहां तक चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यदि आप देखो तो ये क्या करती हैं, एक क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती है? एक क्लोज लूप, कुछ इस प्रकार से। अब ये मान के चलो यहां से अनंत तक जाएगी, अनंत से लौट के आ रही है। ये भी क्या है, ये क्या होती है, ये चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाओं की जैसी ही हैं। क्लियर हुआ? अब यदि यहाँ पर देखो तो ये कभी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि यदि इनकी किसी पॉइंट से टेंजेंट डाला जाए तो वह इनकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब यदि यहाँ पर ये क्रॉस कर गई तो इस पॉइंट पर इसकी कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। और एक चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर 2 डायरेक्शन उसकी नहीं हो सकती हैं। यह एक क्वेश्चन आ सकता है यदि आए 2 नंबर में तो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ये विद्युत बल रेखाओं के जैसे ही हैं, उनकी प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक ध्रुव से निकले और दूसरी पर समाप्त हो जाएं। जैसे विद्युत बल रेखा क्या होती है, एक प्लस से निकलती है और माइनस पर समाप्त हो जाती है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि एक ध्रुव से निकले और दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि यह एक क्लोज लूप बनाती है, पूरा। समझ रहे हो ना? ठीक। अब यदि हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना डेरिवेशन होने वाला है कि किसी चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्या डेरिवेशन होने वाला है, यह मान के चलो कि क्या है, चुंबक। यह अपने पास एक चुंबक है जिसके 2 पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब इसके बीच की दूरी हम कितनी लेंगे, 2a। कितनी लेंगे, 2a। अब हम हमेशा जो भी दूरी मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, बीच से। तो माना कि इसके मध्य से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव है NS, जिसमें मान के चलो यहाँ पर जो नॉर्थ है इसको हमने QM नाम दे दिया, QM1 दे दिया, और इसको हमने QM2 नाम दे दिया। जैसे QM भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों जो यदि हम ले रहे हैं क्या, यदि हम द्विध्रुव ले रहे हैं तो दोनों जो ध्रुव प्राबल्य हैं उनका मान समान होगा। तो हमने इसे भी QM दिया और इसे भी QM ही दिया। अब मान के चलो यहाँ जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को हम हमेशा क्या लेते हैं, इस पॉइंट को हम इसको एक नॉर्थ पोल के जैसे एज्यूम कर लेते हैं, उत्तरी ध्रुव के जैसे हम इसको एज्यूम करके चलते हैं। ये दक्षिणी भी हो सकता है लेकिन हम इसको उत्तरी ध्रुव एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? मान के चलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है। तो यह एक क्या है, यह एक चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक। इससे x दूरी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2a है, इससे x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। हमें इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ये अक्षीय स्थिति में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के कारण, किसके कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि S के कारण है, S मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, अभी हमने राइट किया, वो होता है KQM/r²। और r की जगह पर हम क्या लेंगे, ये देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x, और मध्य से यदि हम यहाँ की डिस्टेंस लें तो वो कितनी है, a। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x -
माइनस ए। तो ये आ गई हमारी x माइनस ए, ठीक है ना। अब यदि ये जो है ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, समझ में आया ना, क्योंकि ये साउथ और ये नॉर्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस ए हमारी आ गई। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव के कारण, किसके कारण, अब हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगी, Vn इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, KQM अपॉन में। अब देखो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, a, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी, x प्लस a, क्या आ जाएगी, x प्लस a, तो ये आ जाएगी x प्लस a का स्क्वायर। देखो ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर जो मान है वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे आ जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि यह एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहा है ना, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये यदि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर जो मान है वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक, KQM, ये आप समझ गए होंगे। चलो अब यदि हम कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V नेट निकालें तो वो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी V1 और प्लस में V2, क्या आएगी, कुल जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, वो हमारे पास आएगी V1 प्लस में V2, ठीक। अब देखो तो ये हम V नेट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया KQM अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर माइनस KQM अपॉन में माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक में हमारा क्या है, माइनस, ठीक। अब ये रिपेल करेंगे तो यहाँ माइनस ले सकते हो, उससे कुछ नहीं होता, जो माइनस है या प्लस है इन सूत्रों में वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बतलाएगा, डायरेक्शन। यदि प्लस आ रहा है मतलब ये उसी स्पीड से इसको अपने साइड खींच रहा है, या ये उसी स्पीड से अपने इसको रिपेल कर रहा है। यदि माइनस आ रहा है तो ये उसी ताकत से क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस माइनस में कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक। अब यदि हम देखें यहाँ पर तो जो V नेट हमारे पास आएगा तो सबसे पहले जो KQM है वो तो आ गया अपना कॉमन दोनों में, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने माइनस लिया था, यहाँ प्लस, ठीक है, तो उससे दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ माइनस है, उससे होता कुछ नहीं, ठीक। यहाँ ये माइनस और ये बचा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया V इज इक्वल टू KQM, एलसीएम क्या आ जाएगा, R प्लस ए का स्क्वायर इंटू R माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, R माइनस ए का स्क्वायर माइनस R प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे काम करें, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, B इज इक्वल टू आ जाएगा KQ, यहाँ पर है तो KQ हमने KQ का KQ ही रखा रहने दिया। अब यदि हम देखें आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, अपॉन ये क्या आ गया, ए ठीक, ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब अपनी क्या है, ये सब हमारी गणित क्या है, सर्व समीकरण है। तो B इज इक्वल टू आ गया KQ, अब यहाँ आया R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, यहाँ माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो यार बिल्कुल सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक। और ये माइनस माइनस, ठीक है ना, ये प्लस था, ये प्लस था, यहाँ प्लस ही है भैया क्योंकि इनमें प्लस है, तो ये क्या आ गया, माइनस का 2a आ गया R2, और ये ज्यों का त्यों है हमारा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये गए, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया KQ, और यहाँ बचा माइनस 2RA माइनस का 4RA, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू में 2, यदि हम यहाँ देखें तो 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 इंटू क्यू इंटू ए, तो 2QA क्या होता है, जल्दी से बताओ, 2 इंटू क्यू इंटू ए, अभी हमने देखा क्या होता है, ये होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2
ये 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे m, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर ले लिया, यहाँ सिर्फ क्या बचा 2 है ना, 2 दूनी 4 में से 1 2 तो गया, सिर्फ क्या बचा 2, और q इंटू m, q इंटू a क्या बन गया हमारा m, और फिर क्या बचा है k इंटू में r, k इंटू में r, माइनस 2 k m r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से 2qa आया, 2qa बन गया m, k बचा और क्या बचा r बचा, माइनस का माइनस। अब देखो यदि आप यहाँ पर माइनस लगा देते, सॉरी यदि आप यहाँ पर माइनस लगा देते, यहाँ प्लस लगा देते, तो कुछ नहीं होता, ये माइनस की जगह प्लस आ जाता, और कुछ मतलब ये होता कि हमारी चुंबक ऐसी रखी है कि यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है नॉर्थ है, तो हमारी डायरेक्शन ऐसी आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस बतलाता है सिर्फ और सिर्फ क्या, डायरेक्शन। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक चुंबक के कारण, एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 2k m r अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अच्छा इसकी ये दूरी जो है ये r है ना, हमने क्या एज्यूम कर लिया है x, और यहाँ शायद उसका मान हमने रख दिया है क्या r, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम r कर ले रहे हैं, वो हमने इसको x की जगह पर आगे r एज्यूम कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने क्या रख दिया, मान r रख दिया, ठीक। तो यहाँ देखो, तो ये क्या, मान के चलो कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है ये बहुत छोटा है, यदि ये बहुत छोटा होगा तो ये 2a दूरी इस r की तुलना में बहुत कम होगी, ये 2a दूरी इस r की तुलना में बहुत कम होगी, तो जो a है वो बहुत छोटा हो जाएगा किससे, r से। यह किस स्थिति की बात कर रहे हैं, या हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है ये बहुत छोटा हो जाए, तो इस स्थिति में अपनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, -2k m r अपॉन में आ गया r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r टू दी पावर 4, अब यहाँ स्क्वायर है, एक पावर कट जाएगी, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -2k m अपॉन में r क्यूब, और साथ में एक चीज लिखना जरूरी होगा, टेस्ला। तो इसके कारण यदि ये द्विध्रुव बहुत छोटा है तो उस छोटे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास b इक्वल टू क्या है, -2k m अपॉन में r क्यूब, और साथ में क्या लिखना अपन को, टेस्ला। क्या लिखना, टेस्ला। टेस्ला क्या है उसकी, ऐसा यूनिट। तो ये क्या थी, ये थी इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है आपको डेरिवेशन जो है समझ में आया होगा। डेरिवेशन की बस एक बात होती है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। यदि आपने डेरिवेशन को स्टार्ट करना सीख लिया तो 4-4, 5-5 पेज के फिजिक्स में डेरिवेशन 1 से 1.5 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। वो तो लयबद्ध तरीके से चलते हैं, सीधे सीधे। समझ में आया? बिल्कुल डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं हम चुंबक से संबंधित, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। तो इनमें पहली है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता आई। चुंबकन तीव्रता क्या कहलाती है? मान के चलिए कि यह मेरे पास क्या है, एक चुंबक है, और यह जो चुंबक है वह इस किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय, मतलब कि यह सामान्यतः एक सामान्य पदार्थ है। हमें पता है कि जब हम किसी सामान्य से पदार्थ को, हमें पढ़े कि 3 प्रकार की चुंबक होती हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय। तो जब भी हम इस, ये मान के चलिए पहले से चुंबक, ये इस चुंबक की होगी कुछ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान के चलो मैं एक कोई ऐसा सब्सटेंस लेकर आया जो इस चुंबकत्व को धारण करता है। कब धारण करता है? जब इसे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा जाता है। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में यदि हमने ये पदार्थ रखा तो यह जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारण करेगा, समझ रहे हो ना, वह इसकी कहलाएगी चुंबकन क्षेत्र। समझ रहे हो ना, वह चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका चुंबकन क्षेत्र। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और जितना इसने चुंबकत्व धारण कर लिया वह क्या कहलाएगी? चुंबकन तीव्रता। बहुत सिंपल सी चीज है। मान के चलो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें यह मैंने पदार्थ आके रखा है, तो यह जितना इससे चुंबकन क्षेत्र ले लेगा जो इसके चुंबक बनने के लिए पर्याप्त है, जो इसके चुंबक बनने के लिए पर्याप्त है क्षेत्र, वह जितना ले लेगा तो वह
ही मात्रा क्या कहलाएगी, चुंबकन तीव्रता। समझ में आया नहीं, क्लियर हो गया होगा। जितनी तीव्रता, समझ रहा ना, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट बनने के लिए यह जितना चुंबकीय क्षेत्र ले रहा है वह है चुंबकीय तीव्रता, और जिससे ये क्या कर रहा है, चुंबक बनने के लिए इसे जो क्षेत्र आवश्यक है वह कहलाता है चुंबकन क्षेत्र। समझ में आया। अब देखो, अब यहीं से आता है इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो समझे, मान के चलो इसने जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी और इसने जितना चुंबकत्व लिया, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इसके अनुपात को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो आपने देख लिया कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इसे हम काई से डिनोट करते हैं, तो काई इक्वल टू क्या हो गया, I/H। उम्मीद है आपको जो ये टॉपिक है ये एकदम से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बहुत लास्ट बिल्कुल फेज पे चल रहे हैं, कुछ 2-3 टॉपिक है तो वो हम जल्दी से समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अंतर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ग परीक्षा में 2 से 3 अंतर हमें फिजिक्स में देखने जरूर मिलते हैं, और उनमें से ये एक अंतर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें यदि हम मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आकर्षित करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करते। आकर्षित तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करते। यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात करें, यदि हम इनको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखें तो यह क्या करते हैं, यह उनको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकीय रेखाओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा तो यह इनको क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। इस चित्र से आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आकर्षित तो करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं और ये बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं। यदि इनको हम एक बार, ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, यदि हम एक बार अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखें और फिर वापस से उनको चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ले जाएं तो वह क्या हो जाते हैं, वह फिर से जो नॉर्मल बन जाते हैं, वह अपना चुंबकत्व त्याग देते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखो उन पदार्थों को अनुचुंबकीय, जैसे मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेट की भांति काम करने लगेंगे, चुंबक की भांति काम करने लगेंगे। यदि हम इनको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से बाहर ले जाते हैं तो यह नॉर्मल बन जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। इसीलिए इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अस्थायी चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकत्व आ गया, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले गए, प्रतिचुंबकीय वो डीमैग्नेटाइज हो गए, चुंबकत्व चला गया। क्लियर है। इनको यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ये तो क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को रिपेयर कर रहे हैं, तो ये तो ना उसको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेंगे, रिपेयर कर देंगे। समझ में आया। लोह चुंबकीय क्या है, यदि इनको एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, देखो कुछ तो इनका चुंबकत्व वापस जाएगा लेकिन कुछ ही ये चुंबकत्व अपने पास रखेंगे, इसलिए इनसे क्या बनाए जाते हैं, इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, इनसे हम क्या बनाते हैं, स्थायी चुंबक। एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये हमेशा के लिए क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। अब यदि ये क्या करते हैं, आपको बताओ, अनुचुंबकीय पदार्थ है, यदि उस वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, तो वो क्या करेगा, जहां कम यहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्यादा है। अब भैया उसको तो चुंबक कैसी लगती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पसंद है, उनको अट्रैक्ट करता है, तो कम चुंबकीय क्षेत्र से कहा जाएगा ज्यादा चुंबकीय, भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, चुंबकीय क्षेत्र। वही यदि हम बात करें किसकी, प्रतिचुंबकीय, तो ये क्या कर रहा है, ये तो रिपेल कर रहा है ना, ये तो विपरीत जा रहा, भगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को। तो यदि ये यहाँ बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ये रखे हैं, इनको तो चुंबकीय क्षेत्र पसंद ही नहीं है, तो ये कहाँ आएंगे, ये कम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आएंगे। वहीं हमें यदि लोहा चुंबकीय देखें तो भैया इनको तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पसंद है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, ले लो, बहुत कम चुंबक द्वारा में क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। समझ में आया। बहुत कम चुंबक क्षेत्र होगा तो वहां भी जाएंगे, मतलब ये कहां जाएंगे, कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये जाएंगे। समझ में आया।
बिल्कुल। अब यदि हम देखें कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये जाते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये चुंबक से हल्का सा आकर्षित होते हैं, ये तो प्रतिकर्षित करते हैं, और ये बहुत तेज क्या होते हैं, चुंबक से आकर्षित होती हैं। अब यदि हम इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो वो धनात्मक होती है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं लेकिन थोड़ी सी कम होते हैं। इनकी जो है ऋणात्मक होती है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। इनकी धनात्मक के साथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा पसंद है वो चुंबकीय क्षेत्र कौन को, लोह चुंबकीय पदार्थों को। ठीक, अब इनके हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिनके अंतर है, बहुत इजी अंतर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये जो अंतर है, यह अंतर आप बहुत अच्छे से करें, बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से यह आप अंतर करें। क्लियर है? बिल्कुल। उम्मीद है आपको आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन, एक क्विक वन शॉट वीडियो। हमने आज एक शॉट में ही बहुत कम समय में हमने इस टॉपिक का लगभग 100% कवर कर लिया है। इस वीडियो के बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा यहीं से आने वाला है। तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमने क्विक फास्ट बहुत जल्दी हमने एक चैप्टर को किया है समाप्त। ऐसे ही हम आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे, एक डेढ़ घंटे में हम क्या करेंगे, 1.5 आवर्स में भी हम अपना पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको, जो आना है यहीं से आना है, तो बहुत ध्यान लगा कर पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, और ये तो निश्चित है कि हमें सफलता मिलने वाली है। क्लियर है? बहुत बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत